हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन गुरुकुल पे। काफी लोगों के कुछ ऐसे कंसर्न आ रहे थे कि अकाउंट्स के जो लेक्चर के दौरान जो क्वेश्चंस रहते हैं उनमें हमें कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। जेन्युइन सा रीजन था उनका, तो हमने इसके ऊपर सोचा, फिर इस डिसीजन पे हम पहुंचे हैं कि अकाउंट्स के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें उस समय न बताकर कुछ समय के बाद एज ए रिवीजन ये आपको अकाउंट्स के क्वेश्चन का उनका जो सॉल्यूशन है, क्या आंसर उसके हैं, वो आपको बताया जाए। अगर आप इस अप्रोच से एग्री कर रहे हो तो लीव द मैसेज इन द कमेंट सेक्शन कि यस आई एग्री। और अगर एग्री नहीं कर रहे हो, कुछ और अप्रोच होना चाहिए ऐसा आपको लगता है, तो फिर ये भी बताइए कि आई डोंट एग्री, आपका अप्रोच इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अकाउंट के जो क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं। आज के वीडियो में हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में काफ़ी सवाल थे, तो पहले इन्हें कवर कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे जैसा आपका फीडबैक रहेगा वैसे ही इस सीरीज को हम लोग सेव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की, ये क्या आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन है? बिल्कुल है जी। फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए, क्या ये है? बिल्कुल है। पेड, अपने जो बिजनेस के ओनर थे उन्होंने अपने बेटे का फी का पेमेंट करा, ये क्या है? तो सोचिए, क्या हमने इसका डिस्कस करा था? जो बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं वही सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन होंगे। तो जो अगर पर्सनल अकाउंट से कर रहे हैं तब तो ये बिजनेस से लेना देना है ही नहीं, बिजनेस का पैसे का इन्वॉल्वमेंट यहाँ हो ही नहीं रहा है, तो ये भी नहीं है। और पेड सन्स फी फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से अगर इन्होंने करा है तो वो फिर एज ए ड्राइंग यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा, तो ये भी, इस ट्रांजेक्शन को भी आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी है, इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, सही है, बिल्कुल सही है जी। अकाउंटिंग कैन बी यूजफुल ओनली फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो क्या हमने देखा था अकाउंटिंग का यूज कहाँ कहाँ पे आता है? क्या सिर्फ हम उसे रिकॉर्ड करके रखते हैं? नहीं जी, उससे और भी हम काफी काम करते हैं, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। और क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली ट्रांजैक्शंस व्हिच आर फाइनेंशियल इन नेचर, बिल्कुल सही बात है। और क्या है? बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर सिनोनिमस टर्म। क्या ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सिनोनिमस टर्म है? मतलब दोनों मिलते जुलते हैं, एक से हैं? याद कीजिए अपना फर्स्ट लेक्चर, हमने क्या डिस्कस करा था कि एक बड़ा सा ब्रैकेट होता है अकाउंटेंसी, उसके अंदर आता है अकाउंटिंग, फिर उसके अंदर आता है बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग यहाँ पे सिनोनिमस नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। अकाउंटिंग इज एज ओल्ड एज मनी इटसेल्फ, तो ये भी हमने जाना था कि जब से पैसे का जन्म हुआ है तब से ही हम लोग पैसे का हिसाब किताब रख रहे हैं, तो ये भी आपका सही है। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू, अकाउंटिंग का क्या हमारा प्राइम फंक्शन है? रिकॉर्ड इकोनॉमिक डाटा, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशनल बेसिस फॉर एक्शन, क्लासिफाई एंड रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन, अटेन नॉन इकोनॉमिक गोल्स। बताइए क्या होगा इसका? ऑप्शन ए क्या है? रिकॉर्ड इकोनॉमिक डाटा। ठीक है, ये तो हम करते हैं, जो हमारे जो फाइनेंशियल नेचर के जो डेटा होते हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन क्या सिर्फ यही है? ये हमारा प्राइम फंक्शन है। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशनल बेसिस, ठीक है, हम कम्युनिकेशन भी करते हैं अपने यूजर्स को, पर क्या हमारा ये प्राइम फंक्शन है? क्लासिफाई एंड रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो अकाउंटिंग का जो हमारा प्राइम फंक्शन है वो आपका है, तो आपके जो ट्रांजैक्शन है उन्हें क्लासिफाई कीजिए और फिर उन्हें रिकॉर्ड कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, इंटरप्रेट द फाइनेंशियल डेटा एंड असिस्ट द मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग फंक्शंस। अपने फंक्शन को इफेक्टिवली करने के लिए उन्हें असिस्ट कीजिए।
क्या है इसका आंसर? तो आपके जो फाइनेंशियल डेटा है उनके इंटरप्रिटेशन के लिए आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्पस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आपका जो फाइनेंस अकाउंटिंग सिस्टम का जो पर्पस है वो इनमें से कौन नहीं है? ऑप्शन ए आपका, इंटरप्रेट एंड रिकॉर्ड द इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या ये आपका पर्पस है? बिल्कुल है जी। क्लासिफाई द इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट्स। क्या इस तरीके से हम करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम का, ये हमारा पर्पस है? तो ये भी है। ऑप्शन है आपका सी, डिक्टेट द स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज ट्रांजैक्शन दैट द इंटरप्राइज में इंगेज इन। तो नहीं, ये हमारा पर्पस नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इनवैल्यूएबल सर्विसेज टू मैनेजमेंट इन परफॉर्मिंग। मैनेजमेंट अकाउंट के जो इंफॉर्मेशन से आप क्या करते हैं? तो आप अपने सारे मैनेजमेंट के फंक्शंस को करते हो। आपका ये ऑप्शन है 6 का ए। नेक्स्ट है आपका, बुक कीपिंग इज मैनुअली कंसर्न मेनली कंसर्न विद। बुक कीपिंग का क्या काम है? क्या है आपका ऑप्शन? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशंस, designing the system in recording, classifying, summarizing the recorded data, interpreting the data for internal and external end users। क्या है आपका बताइए? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा रिलेटिंग टू बिजनेस ऑपरेशन। बुक कीपिंग का आपका मेन काम यही है। हमने इसका जिक्र भी करा था जब हम पढ़ रहे थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो ये आपका पार्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का कौन जो है इनमें से सब फील्ड नहीं है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बुक कीपिंग या फिर अकाउंटेंसी। हमने देखा था कि अकाउंटेंसी जो है इसका सब फील्ड नहीं है, हालांकि बल्कि इससे ऊपर की चीज है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, on January 1st, Mr. X paid rent of rupees 5,000. This can be classified as, ये मिस्टर एक्स ने 5,000 रुपए का जो रेंट दिया है इसे हम क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे, ट्रांजैक्शन कहेंगे या फिर दोनों ही कहेंगे? तो इसे कहेंगे हम आपके ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट है आपका, 31 मार्च 2020 को आफ्टर सेल ऑफ गुड वर्थ 2000, 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर का एंड डेट है। इस डेट को हमने सारे अपने जो अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं उस समय जो हमारी जो इन्वेंट्री है उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारा बचा है 10,000। तो ये आपका पूछ रहा है कि ये क्या है? आपका इवेंट है, ट्रांजैक्शन है, क्या है? ये है आपका इवेंट है। क्लियर होना चाहिए आपको। आपको बताया गया था लेक्चर्स के दौरान क्या इवेंट होता है, क्या ट्रांजैक्शन होता है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं, और नहीं तो आप इन दोनों एग्जांपल्स के थ्रू भी मतलब देख सकते हैं कि हाँ मतलब कैस किन्हें इवेंट कर रहे हैं और किन्हें ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो उतना पेचीदा चीज नहीं है। नेक्स्ट है आपका, यू ओन ए बुक शॉप। आपके पास एक किताब की दुकान है जिसका नाम है गुड बुक। ऑन 1 मार्च यू ऑर्डर्ड, आपने वाणी प्रकाशन से 50,000 रुपए का किताब ऑर्डर करा। द पेमेंट फॉर दिस एक्टिविटी वाज मेड ऑन 15 मार्च को आपने चेक के थ्रू इसका पेमेंट करा। द ऑर्डर वाज डिलीवर्ड टू यू, आपको ये ऑर्डर है 5 तारीख को मिल गया। 3 मार्च को क्या कर रहे हैं कि आपके जो पड़ोसी हैं वो कह रहे हैं कुछ किताब लाने के लिए 2,000 रुपए की, जिसकी पेमेंट आपको 10 मार्च को करी गई। आंसर बिलो क्वेश्चन कंसिडरिंग, ये मान के आंसर करना है कि आज का डेट है 8 मार्च। अब बताइए क्या है? क्रेडिटर कौन है इसके? तो क्रेडिटर हमने जाना था कि जहां से हम अपने बिजनेस के लिए सामान ले रहे हैं वो है हमारे क्रेडिटर। क्योंकि हमने पैसे नहीं अभी इन्हें दिए हैं, चेक से देना है 8 मार्च को, तो ये हमारे क्रेडिटर हो गए। कौन हो गए हमारे क्रेडिटर? तो वाणी प्रकाशन हमारे क्रेडिटर हो गए। हु इज डेटर? इन्होंने पैसे कब दिया है? 3 मार्च को इन्होंने कहा और दिया 10 मार्च को। तो अभी 8 तारीख के डेट में हमारे डेटर है। कौन? जो हमारे नेबर, जो भी नाम रहो, मिस्टर है, एबीसी जो भी रहा हो।
हाउ मच इज क्रेडिटर्स अमाउंट, क्रेडिटर्स का अमाउंट आपका इतना हो गया और डेटर का अमाउंट आपका टोटल है, कोई पार्शियल पेमेंट नहीं है यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। I went to purchase some medicines. I paid in cash and the shopkeeper gave me medicines and a printed document. जब पूछा जा रहा है कि ये जो आपको डॉक्यूमेंट मिला वो क्या है आपका, तो ये चूंकि इन्होंने कैश में पेमेंट की है इसकी, तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट है ये कैश मेमो है। क्या रिसिप्ट है, क्या इनवॉइस है, बताइए आप लोग जल्दी से इसे कमेंट में। इसका रिसिप्ट हमें कब मिलेगा और इनवॉइस हमें कब मिलेगा बताइए। ऑलरेडी बताया जा चुका है लेकिन फिर भी आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। XYZ enterprise won a court case and got rupees 1 lakh in compensation. This 1 lakh rupees is 1 लाख रुपए का इन्होंने कंपनसेशन एक कोर्ट केस इन्होंने जीता है उसमें इन्हें मिला है। क्या है ये? अब ये 1 लाख इनका एसेट हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, गेन हो जाएगा, या फिर इन्हें सब में इंक्लूड कर लेंगे? तो ये हमने जाना था कि इसे हम क्या कहेंगे, गेन कहेंगे। गेन और प्रॉफिट काफी कंफ्यूजिंग टर्म्स हो जाते हैं, तो इन्हें आपको अलग से बताया भी गया था, ध्यान रखिएगा इसे। एसेट्स आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ, एसेट्स को आप क्यों रखते हो भाई, बेचने के लिए रखते हो क्या? नहीं जी। कन्वर्जन इनटू कैश, इस बात के लिए रखते हो क्या? नहीं। तो आप एसेट को रखते हो अपने जो रोजमर्रा के जो काम है बिजनेस के वो करने के लिए, ताकि आपका जो है बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट होता रहे। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। चलिए फर्स्ट लेक्चर का खत्म हो गया, देखते हैं लेक्चर 2 पे हम आते हैं। अब क्या है आपका स्टेट, क्या है आपका ट्रू और फॉल्स बताना है, क्या सही है और क्या गलत है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर, चलिए लेक्चर 2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ अगर आपका यहाँ पे अगर अभी भी कुछ डाउट रह गया तो बताइए इन्हें, क्या डाउट अगर आपका कुछ है तो उन्हें बताइए, नहीं है तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रू फॉल्स आपको पहचानना है। Accounting principles are rules of actions or conduct which are adopted by accountants universally while recording accounting transaction। तो ये आपकी बिल्कुल सही बात है। हमने कहा था कि जो है ऐसा नहीं कि आप कुछ अलग अप्रोच को फॉलो कर रहे हो, आपका दोस्त कुछ अलग अप्रोच को फॉलो करने लग गया है, तो फिर सामने वाला जो पर्सन है उसकी तो मतलब हमारी तो क्रेडिबिलिटी रहेगी ही नहीं कि ये कुछ कर रहा है वो कुछ कर रहा है। तो ऐसी समस्या ना पैदा हो, इसलिए अकाउंटिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं और उसी स्टैंडर्ड्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड कमोबेश फॉलो किया जाता है। It is on the basis of going concern concept that the assets are always valued at market price। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या था कि आपका क्या ये बता रहा था? जी नहीं जी, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हमारा ये बता रहा था क्या कि बिजनेस जो है हमारा निरंतर चलता रहेगा। ऐसा नहीं हम मान के चलेंगे कि बिजनेस मेरा 1 महीने या 1 साल में बंद होने वाला है। ऑप्शन 3, ये स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है? The convention of disclosure implies that all material information should be disclosed in the account। ये बिल्कुल सही बात है जी, हमें कुछ इंफॉर्मेशन छुपाना नहीं रहता है, हमें जो भी हम कन्वेंशन को अपना रहे हैं वो हमें बताना रहता है, ताकि जब हम इंफॉर्मेशन को आगे कन्वे करें तो ये ज्यादा हमारे इंफॉर्मेशन को इलस्ट्रेट करे कि हाँ मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं। कोई चीज हिडन रहेगा, सामने वाला समझ ही नहीं पाए, तो कम्युनिकेशन का जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पाता है। और हमारा जो है ये क्या कहा गया है कि इट इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के लैंग्वेज में आपका अगर लैंग्वेज अगर कोडेड फॉर्म में है तो फिर उस लैंग्वेज का तो कोई यूज ही नहीं है कि आपको हर बात समझने के लिए डिकोड करना पड़े। नेक्स्ट क्या है आपका? द कन्वेंशन ऑफ conservatism takes into account all prospective profits but leaves all prospective losses। क्या ऐसा था हमारा ये कंजर्वेटिज्म का कन्वेंशन? नहीं जी, ये तो नहीं है, ये गलत बात है। Since the life of the business is assumed to be indefinite, बिजनेस को कह रहे हैं कि आपका सदैव चलता रहेगा, तो the financial statements of the business should be prepared only when it goes into liquidation। क्या ऐसा करते हैं? जी नहीं जी, हम लोग एक फिक्स पीरियड को हम लोग मानते हैं अकाउंटिंग पीरियड, और फिर हर एक पीरियड में हम लोग अपने जो प्रोसेस है उन्हें हम रिपीट करते रहते हैं। पढ़ा था हमने पीरियोडिक कॉन्सेप्ट।
इन अकाउंटिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड एज हैविंग ए डुअल एस्पेक्ट। पढ़ा था हमने डुअलिटी एस्पेक्ट में, ये बात बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या है आपका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया आर इशूड बाय, किसके द्वारा इशू किया जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? काफी डिटेल में पढ़ा था हमने कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते किसके हैं, कैसे हैं। जो अकाउंट जो बोर्ड होता है, बोर्ड में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस को इंक्लूड किया जाता है, कौन कौन किन्हें किन्हें ड्राफ्ट भेजा जाता है, और फिर फाइनली कौन जो है वो हमारा नोटिफाई करता है। तो हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ये इशू किया जाता है आपका ICAI के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट है आपका स्टॉक इन ट्रेड आर टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल। किस कॉन्सेप्ट से ये हम कर रहे थे? तो ये आपका करा जा रहा था कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल से। नेक्स्ट है आपका all the following items are classified as fundamental accounting assumptions except। क्या है आपका फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस? हमने जाना था तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस। क्या था आपका? कंसिस्टेंसी था, गोइंग कंसर्न था, और क्या था आपका? एक्रूअल था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका बिजनेस एंटिटी, सॉरी ये थोड़ा नंबरिंग गलत हो गया, ACBD ऐसा लिखा गया है, कोई बात नहीं। आपका जो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन नहीं है वो है आपका बिजनेस एंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन परचेज गुड्स फॉर ₹15 lakh and sold 4/5 of the goods amounting ₹18 lakh and made expenses amounting ₹2,50,000 during the year. Accounted net profit of 3,50,000. Which of the following accounting concept was followed by him? तो हमने क्या देखा था कि प्रॉफिट वगैरह को निकालने के लिए हम जो हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उनकी करस्पॉन्डिंग रेवेन्यू से हम मैच करेंगे। तो ये हमने जाना था कहाँ? तो मैचिंग कॉन्सेप्ट में ये जाना था। नेक्स्ट है आपका द एरियाज वेयर इन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज कैन बी एडॉप्टेड आर प्रोवाइडिंग depreciation, valuation of inventories, valuation of investment। तो जी हाँ जी, ये सारे ही सही हैं क्योंकि इन सब में हम लोग अपने हिसाब से जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, क्योंकि इनके कुछ अलग अलग मेथड्स हैं, आपको जो सुटेबल लग रहा है उन्हें आप अपनाइए, बट उन्हें आप अपने जो स्टेटमेंट आप जब निकालोगे उनमें नोट्स में आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ हमने इस वाले जो पॉलिसी है इसे अपनाया है और इसी के थ्रू हमने अपना जो है आगे काम करा है, और उसी पॉलिसी के थ्रू आपको फिर ईयर बाय ईयर आपको उसी पॉलिसी को फॉलो करता रहना पड़ेगा। और इनकेस अगर आप चेंज करना चाहो तो फिर आपको उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा, वो भी नोटिफाई करना पड़ेगा। तो ये तीनों ही सही है, ऑल ऑफ द अबव है इसका। प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, चलिए सब ही सही है। डिप्रिसिएशन हम लोग अब बहुत जल्दी स्टार्ट भी करने वाले हैं, क्या क्या इसके जो तरीके होते हैं वो हम लोग देखेंगे। बढ़ते हैं, क्वेश्चन है आपका अकॉर्डिंग टू द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। कौन से आपके ट्रांजेक्शन है वो आपके रिकॉर्ड किए जाएंगे। हेल्थ ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, क्या इसे रिकॉर्ड किया जाएगा? हमने क्या जाना था कि जो आपके बिजनेस को प्रभावित करने वाले जो होंगे, मतलब जो ऐसे ट्रांजेक्शन्स होंगे जो जिससे बिजनेस पे प्रभाव पड़ रहा होगा उन्हें हम रिकॉर्ड करेंगे, और साथ ही साथ हम सिर्फ उनके मॉनेटरी एस्पेक्ट को देखेंगे। क्वालिटी ऑफ कंपनी इज गुड, इसका कोई मॉनेटरी एस्पेक्ट तो हम मेजर कर नहीं सकते हैं, क्वालिटी अच्छा है पूरा, ये तो एक वो हो गया सब्जेक्टिव बात हो गई ना कि हाँ ये अच्छा है ये पूरा है। पर वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये आपका मॉनेटरी टर्म में आप इसे लगा सकते हो। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका ABC Enterprises follows the written down value method of depreciating machinery year after year due to, किस कारण से साल दर साल यही प्रोसेस किए जा रहे हैं? तो ये कर रहे हैं आपके कंसिस्टेंसी वाले प्रिंसिपल के कारण। नेक्स्ट है आपका
The assets are recorded in books of accounts in the cost of acquisition is based on which concept? कैसे, किस कॉन्सेप्ट पे आधारित है? तो ये है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे आधारित। कुछ अगर बातें आप भूल रहे हो अपने नोट्स को आप रेफर कर सकते हैं। हालांकि बिल्कुल आसान आसान से सवाल है, उतनी ज्यादा डाउट होने नहीं चाहिए थे, बट फिर भी देखते हैं। Transactions between owner and business are recorded separately due to किस प्रिंसिपल के कारण हम ओनर और बिजनेस को अलग अलग ट्रीट करते हैं? तो वो हम ट्रीट करते हैं अपने एंटिटी कॉन्सेप्ट के कारण। नेक्स्ट है आपका business concerned must prepare financial statements at least one in a year is based on किस assumption के कारण है? तो ये आपका है periodicity के कारण। Question number 12, which principle requires that the same accounting method should be followed from one accounting period to the next? तो ये भी है आपका consistency के कारण। Recognition of expenses in the same period as associated revenue is called, उसी पीरियड की हम बात करते हैं कहाँ? मैचिंग कॉन्सेप्ट में। रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एट द पॉइंट ऑफ सेल डिनोट्स व्हिच कॉन्सेप्ट? तो ये आपका बताता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट है आपका व्हिच कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू द नेक्स्ट? आई गेस ये रिपीट हो चुका है, बट कोई नहीं, देखते हैं। ऑप्शन है आपका कंसिस्टेंसी, जो कि सही है। इसी के कारण हम लोग जो हम एक बार अपने मेथड को फॉलो कर लिए हैं वो ईयर बाय ईयर उसी मेथड पे हम लोग चलते जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एक कॉन्सेप्ट that a business enterprise will not be sold or liquidated in near future, किसके कारण हम लोग जानते हैं? तो ये गोइंग कंसर्न का कॉन्सेप्ट है आपका। नेक्स्ट है आपका परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश, आपने किस मशीनरी को अपने यूज करने के लिए खरीदा बिजनेस में और उसकी कैश में आपने खरीदारी की है, क्या होगा, क्या करेगा है, क्या प्रभाव डालेगा है? डिक्रीजेस टोटल एसेट, क्या आपके जो एसेट हैं उसे की कमी हो जाएगी आप में? क्या ये तो आपने सोचा कि हाँ हमने पैसे जो मेरे पास से अब निकल गए तो डिक्रीजेस टोटल एसेट हो गया। देखते हैं रिटेन्स टोटल एसेट्स अनचेंज, टोटल एसेट जो है आपका अनचेंज ही रहेगा। तो जितने की आपने पैसे दिए उतने की तो आपकी मशीनरी आ ही गई है। तो बात तो ये कहीं सही कही जा रही है कि अगर आपने 10,000 रुपए को अपनी जेब से निकाल के इसकी मशीनरी की परचेजिंग के लिए दी है तो 10,000 रुपए का मशीनरी तो आपके पास आ ही गया है। और हम लोग मॉनेटरी टर्म में ही मेजरमेंट करते हैं, तो मशीनरी का इक्विवेलेंट आप 10,000 से रिप्लेस कर सकते हो। तो ये क्या है आपका रिटेन टोटल एसेट्स, रिटेन यहाँ पे नहीं होगा, रिमेन होगा, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, इंक्रीजेज टोटल एसेट तो नहीं जी, डिक्रीजेज इन टोटल लायबिलिटी नहीं जी, ये है आपका ऑप्शन नंबर, ये वाला सही है। ठीक, accounting principles are generally based on प्रैक्टिकबिलिटी के पे बेस्ड होता है या सब्जेक्टिविटी के पे बेस्ड होता है या फिर कन्वेंशन इन रिकॉर्डिंग पे बेस्ड होता है? क्या किस चीज पे बेस्ड होता है अकाउंटिंग के प्रिंसिपल? कन्वेंशन कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग पे बेस्ड होता है क्या? फिर तो मेरे लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होगा कि मैं रिकॉर्ड करूं ही ना, क्या क्या करते हो? तो ये आपका बेस्ड होता है प्रैक्टिकबिलिटी पे। नेक्स्ट है आपका द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट इज कॉल्ड डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, ऑल ऑफ द अबव। ये आपका कहा जाता है क्या? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका The convention of conservatism is applicable in providing for discount on creditors in making provision for bad and doubtful debts। तो जी हाँ, ये कंजर्वेटिज्म के लिए ये काफी ज्यादा यूज में आता है। प्रोवाइडिंग ऑफ डिप्रेसिएशन तो नहीं, डिप्रेसिएशन अभी हम लोग पढ़ेंगे तो ये आपको
क्लियर हो जाए कि डिप्रेसिएशन के क्या क्या तरीके वगैरह होते हैं। तो 20 का जो आपका आंसर है बी। नेक्स्ट है आपका द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म व्हेन अप्लाइड टू द बैलेंस शीट रिजल्ट्स इन अंडरस्टेटमेंट ऑफ एसेट, अंडरस्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ओवरस्टेटमेंट ऑफ कैपिटल, या फिर इन सब इससे सब सही है। क्या होगा इसका आंसर? तो कंजर्वेटिज्म के बारे में हमने जाना था कि कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को जब आप फॉलो करते हो तो फिर आपके जो भी मतलब फार्देस्ट पॉसिबल जो आपके लॉसेज हैं उन्हें भी आप एक्नॉलेज करोगे, उन्हें भी आप संज्ञान में लोगे। लेकिन जब प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट जब तक हो नहीं जाते हैं आपके, प्रॉफिट का जब तक रियलाइजेशन नहीं हो जाता है तब तक उन्हें आप नहीं मानो कि हाँ भाई मेरा प्रॉफिट हुआ है। तो इसी को हमने जाना कि क्या है अपना हमारा ये कंजर्वेटिज्म का सिद्धांत है। तो ऐसे सिद्धांत को फॉलो करके क्या रिजल्ट आ जाएगा? तो आपका जो एसेट है वो उसे आप कम करके बताओगे कि नहीं नहीं हमारे पास इतना नहीं इतना ही है। ठीक, तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट है आपका द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कंटिंजेंट लायबिलिटीज इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज इन परजुएंस टू, किसके कारण ये करते हैं? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, या कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के कारण। तो आप यहाँ पे कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर के कारण ऐसा करते हैं, क्योंकि आपका कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर कहता है कि आपके जो भी आप कुछ कर रहे हो, आप कुछ चेंज कर रहे हो, कोई मेथड को फॉलो कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो सब आपको कन्वे करना ही है। और वो कहाँ पे आप करोगे? तो एक नोट्स के थ्रू आप उसे कन्वे करोगे। नेक्स्ट है आपका अरुण परचेज ए कार फॉर ₹5 lakhs, मेकिंग ए डाउन पेमेंट ऑफ ₹1 lakh एंड साइनिंग ₹4 lakhs बिल पेबल ड्यू इन 60 days। 5 लाख रुपए का कार था, 1 लाख रुपया उन्होंने दे दिया और 4 लाख रुपया उन्होंने कहा कि 60 डेज के अंदर में हम पे कर देंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है भाई? टोटल एसेट आपका 5 लाख से बढ़ गया। हाँ, क्या सही बात है? 5 लाख का कार आपके पास आया, 1 लाख रुपया आपने दिया भी, तो अभी तो आपके पास 4 लाख की एसेट की इंक्रीमेंट यहाँ पे शो हो रही है। टोटल लायबिलिटी इंक्रीज बाय ₹4 लाख। तो आपकी लायबिलिटीज है ये तो अभी 60 डेज के लिए 4 लाख के लिए बढ़ी हुई है, ये बात तो सही है। टोटल एसेट्स इंक्रीज बाय ₹4 लाख, तो ये भी ठीक बात कही जा रही है कि हाँ आपका एसेट जो है 4 लाख से बढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट क्या कर रहा है कि टोटल एसेट्स इंक्रीज बाय 4 लाख विद करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन लायबिलिटीज बाय ₹4 लाख। तो ये आपका हो गया कंप्लीट स्टेटमेंट यहाँ पर। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन देखते हैं, नहीं है। चलिए ठीक है, बताइएगा ये आपका वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव था नहीं था, क्या इसमें हमें चेंजेस करने चाहिए, कुछ और एस्पेक्ट को हमें अगर लेके आना चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इस सीरीज को हमें कंटिन्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस स्टेप में लेके जाना चाहिए वो भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कमेंट सेक्शन में बताने को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।